अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और इन सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके साथ ही साथ ये भी होता है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो है, जो लोग इसके नावाकिफ़ हैं या जिनको इतना आइडिया नहीं है, वो इन प्रोग्राम्स और इन सेशंस के ज़रिए जो है अवेयरनेस उन तक भी हम पहुँचाएँ, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो स्टॉक मार्केट की तरफ आए। और जो है इसीलिए इसके ज़रिए ज़रूरी है कि आपने जो है चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ इस मकसद के लिए आपने जो है इसको शेयर भी करना है, और साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वो भी ज्वाइन करें, ताकि जो है आप ज़्यादा ज़्यादा जो है चीज़ों से अपडेटेड रहें और जो है आप हमारे लाइव सेशन का भी हिस्सा बन सकें। यहाँ पे नाज़रीन, मैं एक अनाउंसमेंट ये भी करना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने पहले किया था कि जो है हमारा बैच 2 जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। सर नशत मलिक जो कोर्स जो है ऑफ़र कर रहे हैं, उसमें जो है वो हमारा जो बैच 2 वो लॉन्च होने जा रहा है नेक्स्ट वीक, यानी नेक्स्ट सैटरडे 18 तारीख से। और उससे पहले जो है उसकी जो है ओरिएंटेशन क्लास होगी, और वो ओरिएंटेशन क्लास जो है वो सबके लिए फ्री होगी। तो जो जो लोग जो है ओरिएंटेशन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वो जो है काइंडली जो है वो मुझसे रब्ता करें, ठीक है, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। और ओरिएंटेशन क्लास कब होगी वो हम आपको जो है फर्दर अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं टॉपलाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जी हाँ नशद मलिक साहब। तो चलो उनसे बात करते हैं और उनसे जो है मार्केट के हवाले से बात के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक। आप लोग बताएं, आप लोग सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि जो है जो फ्राइडे क्लोजिंग रही, जो है एक ओवरव्यू जो है आप लास्ट वीक के ऊपर दें, क्योंकि बहुत मंदी थी, काफ़ी ज़्यादा जो है लोग परेशान भी थे। तो जो है क्या जो है एक ओवरव्यू जो है मार्केट के हवाले से। जी, मार्केट के हवाले से अगर हम ओवरव्यू देखें तो यही है कि स्टॉक मार्केट जो है वो तकरीबन 3.7% वीक और वीक डिक्लाइन हुई थी हम्म। लास्ट वीक। और 3.7% का मतलब है कि 3.7% वीक और वीक डिक्लाइन होगी। उसके अलावा ये कि जो है असल में ये भी था कि कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ है, तो हम्म। उससे उसको लेके जो है ना मार्केट चलेगी। हम्म। तो ये है कि कोई ऐसी सच अनाउंसमेंट या वो सब डेवलप मटेरियलाइज नहीं हो पाई। तो उसके अलावा मटेरियलाइज नहीं हो पाई, तो जिन लोगों ने शायद कोई शॉर्ट टर्म पोजीशंस ली थी उन्होंने जो है वो सेल कर दिया। तो और उसके अलावा लेकिन अगर हम देखें तो मार्केट पे जो है वो वॉल्यूम्स भी आ, इससे प्रीवियस वीक के मुकाबले में काफी डाउन थे इस वीक। क्योंकि 40 to 50 बिलियन का डेली काम हो रहा था, लेकिन लास्ट वीक जो है तकरीबन 32 बिलियन का वैल्यू का डेली का काम हुआ है। तो थोड़ा सा वॉल्यूम भी डाउन था। तो इसमें जो है देखिए यही है कि अब जो है जो मार्केट वो थोड़ी सी अब कंसोलिडेशन फेज में है, क्योंकि 2 साल से मार्केट काफी चल चुकी है। तो अगर लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग इस एक्सपेक्टेशन से मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं कि जो है दोबारा मार्केट 80% चल जाएगी या 70% चल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लोगों को थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशन भी शायद थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट अभी आपको एनुअली जो है वो 20 to 30% का रिटर्न देगी, और आपको भी इसी चीज से रिलेटेड प्रिपेयर होना चाहिए जो भी इन्वेस्टर इसमें आ रहा है। क्योंकि जो अ, बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का हाई रिटर्न बनाने का टाइम था वो मे बी अब निकल चुका है। सर्टेन स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो अगर आप पिक करके बैठे तो शायद उसमें आपको एक आउट परफॉर्मेंस का रिटर्न मिल सकता है।
लेकिन ये है कि इंडेक्स, अगर ये एक्सपेक्टेशन है लोगों की कि 70-80% रिटर्न देगी इस साल भी, तो वो काफी डिफिकल्ट है। इसके अलावा अगर आप देखें कि ये अब ऐसा टाइम आ गया है कि इसमें आप जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इन चीजों को अवॉइड करें, क्योंकि पिछले साल और उससे पिछले साल मार्केट सिर्फ अप और अप ही जा रही थी। अब ये है कि अप डाउन का एक एक ट्रेंड चलता रहेगा इस ईयर। हम्म। लेकिन ये है कि ऑन एवरेज जो है वो मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी, और मार्केट जो है वो 20 to 30,000 पॉइंट्स, यानी कि क्लोज टू 150,000 के लेवल्स पे क्लोज करेगी इस ईयर में, अंदाजन। तो यही है कि इसी चीज को माइंड में रखें कि मार्केट जो है वो ऑलरेडी 40,000 से 1 लाख 20,000 के करीब भी जाके टच की है। तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि मार्केट 120,000 से 240,000 हो जाएगी, डबल हो जाएगी इस साल भी, या 2 सालों में डबल हो जाएगी। तो ऐसा काफी डिफिकल्ट है, और लोगों को भी थोड़ा सा इसी माइंड के साथ, और जो लोग इस टाइप की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको ऑब्वियसली नुकसान हुआ है। अभी हमने देखा भी है कि जिन लोगों ने ये देख के पोजीशन ली थी कि भाई प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने पे टैक्स खत्म कर देंगे, या कोई और ऐसी चीज हो जाएगी, तो ऐसी चीजें, इन चीजों के ऊपर, इन रूमर्स के ऊपर और इन चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करें। स्टॉक देख के कोई अच्छा स्टॉक पिक करके और उसमें पोजीशन लेके, और अगर तो आपका अच्छा रिटर्न बन जाता है तो एग्जिट कर जाए, नहीं तो पोजीशन लेके आप थोड़ा सा रिलैक्स करके बैठे, क्योंकि अभी और कोई इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू है नहीं। तो ये बेसिकली ओवरऑल एक समरी है। सही, बिल्कुल। ये बात बिल्कुल सही कही कि काफी लोगों की सिर्फ एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइम मिनिस्टर का विजिट होगा तो जो है मार्केट काफी अच्छी हो जाएगी, और लेकिन बिल्कुल जो है वो एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ही अपोजिट चीज गई। तो जो है अब यहाँ पर सबसे पहले तो सर ये बताएं कि अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी इस मंथ एक्सपेक्टेड है, एंड ऑफ जैन में है, आई थिंक शायद 26 या 27 तारीख को कोई डेट आई है। तो वो मॉनेटरी पॉलिसी में आपको क्या लगता है कि मजीद डिडक्शन है? कह तो रहे हैं कि सिंगल डिजिट तक, और जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा कि वो सिंगल डिजिट तक लेकर आएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है? कितने परसेंट है? क्या चांसेस हैं? थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। अगर हम अगर हम जो है वो जो रिसेंटली ऑक्शन हुआ है टी बिल्स का, और उनके ट्रेंड को देखें, तो तकरीबन PSX, सॉरी, जो जो टी बिल ऑक्शन हुआ है उसमें 12 मंथ का जो पेपर है उसके उसका रेट 11.8% पे आके गिर गया है। तो ये चीज़ हमें यही इंडिकेशन दे रही है कि इस मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट जो है वो एटलीस्ट 1 से 2% तक फर्दर रिड्यूस हो सकता है। बाकी अगर हम सिंगल डिजिट इंटरेस्ट रेट की बात करें, तो वो तो ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दे दिया था। तो प्राइम मिनिस्टर की ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स की और उसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी वीक है, तो जो है एक जज्बाती स्टेटमेंट शायद आ गया था। तो सिंगल डिजिट इंटरेस्ट रेट जाना अभी तो स्लाइटली डिफिकल्ट है, क्योंकि जो कोर इन्फ्लेशन है वो, अगर जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, जो नॉर्मल इन्फ्लेशन का रेट जो पब्लिश होता है, वो तो शायद 4% पे आ चुका है। लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन है, नॉन फूड नॉन एनर्जी में एग्जाम्प्ट होता है, वो अभी भी 8 से 9% है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट्स पे आना तो अभी डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी तो वैसे भी हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं। अभी कुछ और मेजर्स भी लेने हैं, जिसमें गैस प्राइस से रिलेटेड सबसे बड़ा एक इशू खड़ा हुआ है। हम्म। और उसके अलावा ये कि अभी इस मंथ इन्फ्लेशन नीचे आएगा, लेकिन 1-2 मंथ्स के बाद फिर इन्फ्लेशन वापस जो है थोड़ी सी फर्दर ऊपर चली जाएगी, 7-8%, 9% की रेंज में। तो ये है कि सिंगल डिजिट आना बहुत मुश्किल है, लेकिन पॉलिसी रेट जो है तकरीबन 10-11% तक हो जाएगा।
इस मॉनेटरी पॉलिसी में और अगली मॉनेटरी पॉलिसी को कंबाइन करके तकरीबन 13% से 10-11% तक हो जाएगा। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट भी मौजूद हैं, और आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग जो है कल की मार्केट के हवाले से जो भी, तो वो आप कर सकते हैं सर से। टाइम लिमिटेड है तो ज़रा जल्दी आप लोग अपना सवाल कर लीजिए। अच्छा सर, कुछ सवालात आपके लिए आए भी थे, फर्दर मैं जो है वो आपसे मैं वो सवाल करना चाहूँगी। यहाँ पर अच्छा, SNGP टारगेट एंड शॉर्ट टू मिड टर्म, ये बता दें, और NML टिप इन शॉर्ट टर्म। टारगेट टारगेट प्राइस जो SNGP। है वो तकरीबन एस एन जी पी की एस एन जी पी की होगी 150 to 160। ओके, सही। और NML टिप इन शॉर्ट टर्म। एक मिनट। जी, एस एन जी पी तकरीबन 150 तक की ही होगी इसकी टारगेट। और अगर हम एन एम एल की बात करें तो एन एम एल भी तकरीबन इसी रेंज में ही होगी, 140 to 150 की टारगेट प्राइस होगी एन एम एल की भी। सही। अच्छा, यहाँ पर एक ने ये भी सवाल पूछा था, हैज द करेक्शन बीन एंडेड और विल कंटिन्यू। मार्केट अप डाउन चलती रहेगी, लेकिन ऑन एवरेज जो है वो अप ही जाएगी। सही। ATRL सपोर्ट। ये तो टेक्निकल सवाल है, ये तो टेक्निकल एक्सपर्ट से करें तो ज्यादा बेहतर है। चलें, सही है। चलें, यहाँ पर हमारे पास सवाल आ गया है। जावेद जी, सर सवाल कीजिए अपना। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम क्वेश्चन अस्सलाम। है। जी मेरा क्वेश्चन है कि ये जो TRG है ये अब 64.5 पे तकरीबन आ गया है, तो हम्म। आपके ख्याल में इसको बाई करना चाहिए? हाँ जी जी, बिल्कुल किया जा सकता है बाय। 75 to 80 रुपीज तक चला जाएगा। इसमें कोई कोर्ट केस का भी कोई है ना, कोई इसकी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसकी वजह से कोई जी जी बिल्कुल। प्रॉब्लम्स हैं? हाँ जी जी बिल्कुल, कोर्ट केस चल रहा है और उसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है अब इस दफा। तो जब वो कोर्ट केस की कुछ रेजोल्यूशन आएगी तो स्टॉक जो है वो परफॉर्म करेगा दोबारा। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही आपका कोई जी। और क्वेश्चन है तो, नहीं तो फिर हम जी, मोहम्मद मूव नादिर करते हैं साहब। नेक्स्ट पे। ओके, मोहम्मद नादिर साहब, आप अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर वालेकुम मैं ये अस्सलाम। पूछना चाहता हूँ, ये जो रिफाइनरीज आजकल सारी ही डाउन है, सर रिफाइनरी पॉलिसी कब आ रही है और ये कब तक इसी तरह से रहेंगी? रिफाइनरी पॉलिसी का बजट तक का अब एक्सपेक्टेशन है। बजट में ही इसके करीब ही या बजट तक ही इसकी कोई डेवलपमेंट हो सकती है। क्योंकि जो पॉलिसीज पुट फॉर्थ की हैं, जो पुट फॉरवर्ड की हैं, उनमें जो है वो बाय लॉ या बजट टैक्स लॉज में अमेंडमेंट करके ही कुछ उनकी बातें मानी जा सकती हैं। तो वो ये है कि बजट तक का ही वेट किया जाएगा। लेकिन सर फिर अभी लेकिन ये है कि रिफाइनरी। जी जी, पूछे। सर सर फिर अभी रिफाइनरी के शेयर्स रखें या एक दफा एग्जिट कर लें? अगर तो आप प्रॉफिट में है तो बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये भी देखें कि अगर कोई डेवलपमेंट हो गई अगर कोई डेवलपमेंट हो गई तो फिर आपको इस रेट के ऊपर मिलेंगे भी नहीं ना। आपको पता भी नहीं चलेगा, डेवलपमेंट हो जाएगी और फिर जो है ना वो इस टाइप के रेट फिर मिलेंगे नहीं। तो ये है कि थैंक यू सर। मेरी तो सजेशन यही होगी कि आप जैसे एनआरएल है, एनआरएल है, बल्कि सॉरी, पीआरएल है, पीआरएल। आप पीआरएल को या एनआरएल को, पीआरएल और एनआरएल में से कोई एक स्टॉक जो है आप, सॉरी, बल्कि आप कर ले पीआरएल और एटीआरएल। इनमें से
जो है कोई भी एक स्टॉक आप लेके बैठ जाए, मे बी आपको 3-4 महीने का वेट करना पड़े और उसमें इतना अच्छा रिटर्न ना बने, लेकिन आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न बनेगा जो 3-4 महीनों को कवर कर जाएगा। थैंक्स सर। जी, एस खान, अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। मुझे ये क्वेश्चन करना था कि ईपीसीएल में जो है ये लॉस बुक कर लें या फिर ये इसके कुछ नेक्स्ट 6 मंथ्स या 8 मंथ्स में कुछ होगा कि ये चल जाए। दूसरी बात ये है कि मैं देख रहा था एफएफएल को 2015-16 में इसकी प्राइस 350 थी। तो लाइक बीइंग द न्यू इन्वेस्टर टू द मार्केट, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ ऐसे एफएफएल के 11-12 रुपए पे आ गया। 2016 में ये 350-300 समथिंग का था। तो ए- और तीसरा तीसरा सवाल मेरा ये था कि फातिमा में आप पोटेंशियल दिखते हैं कि ये ईफर्ट के तरीके का हमें लगेगा लॉन्ग टर्म में 1-1.5 साल में कि मतलब अगर फातिमा में इन्वेस्ट करते रहें तो ईफर्ट वाला या एफएफसी वाला मतलब शेयर दिखाएगा, प्राइस दिखाएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं फातमा का बता दूं तो फातमा बिल्कुल एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है तो आप इसको होल्ड करके रखें, नहीं है तो आप इसको ले लें इन्वेस्टमेंट। और ये है कि क्योंकि इस इनके गैस के इश्यूज थे, तो वो गैस के इश्यूज अब बहुत हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं फातिमा के एग्रीटेक के, क्योंकि इनको अब गैस मिल रही है जब से रेट रिवाइज हुए हैं। फातिमा में बस फातिमा का ये है कि फातिमा के एक प्लांट को गैस थोड़ी सस्ती मिलती है, मतलब थोड़ी नहीं, काफी सस्ती मिलती है। जिस तरह से फौजी एफएफसी को सस्ती मिलती है गैस, तो इसी तरह से फातिमा को भी एक प्लांट को मिलती है। तो उस पे थोड़ा बहुत एक रिस्क डेवलप हो सकता है कि उसकी प्राइस बढ़ जाए, लेकिन वो भी एज सच लॉन्गर टर्म में रिस्क नहीं है। मे बी शॉर्ट टर्म में रिस्क हो, लेकिन लॉन्गर टर्म में रिस्क इसलिए नहीं है क्योंकि फिर प्राइसेस जो है वो गैस की सबकी बराबर हो जाएंगी। तो बराबर हो जाएंगी तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। वो बस मे बी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा इशू हो, लेकिन फातिमा बिल्कुल ले सकते हैं। बाकी ईपीसीएल में यही मैं कहूंगा कि मेरे ख्याल से इसको एग्जिट कर जाएं, इसमें कोई प्रोस्पेक्ट नहीं समझ आ रहे। ईपीसीएल का यही है कि इसकी गैस की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसके मार्जिन्स बहुत नीचे लेवल्स के ऊपर हैं, तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी मुश्किल ही है आना। को लॉस लॉस वाले क्वार्टर्स ही पोस्ट करेगा। बाकी फिर तीसरा स्टॉक आपने एफएफएल पूछा था। अच्छा, एफएफएल एफएफएल में क्या स्टॉक इसलिए उसकी प्राइस इसलिए डाउन है क्योंकि वो उसके बाद एफएफएल ने राइट्स वगैरह भी दिए हैं ना, राइट शेयर्स भी दिए हैं। तो राइट शेयर्स के बाद जो है प्राइस जो है वो एक्स प्राइस हो जाती है, यानी कि प्राइस कट हो जाती है राइट शेयर जब इशू ठीक हो ना। ठीक सर। तो सर एक्स राइट। अगर हाँ, अगर ईपीसीएल से हम शिफ्ट कर लें लोड कैम में या किसी और केमिकल में तो बेहतर है या फिर पूरा ही टोटली केमिकल सेक्टर से एग्जिट कर जाए। आप केमिकल सेक्टर में आप देख सकते हैं, केमिकल सेक्टर में आप देख सकते हैं गनी केमिकल्स, और आप दूसरा देख सकते हैं गनी केमिकल्स, और मेरे नाम लोड जो है कैम माइंड से। लोड कैम नहीं नहीं, सही है। लॉर्ड कैम नहीं। नहीं नहीं, लॉर्ड कैम नहीं, लॉर्ड कैम ऑलरेडी चल चुका है। लॉर्ड कैम ठीक है, लॉर्ड कैम अच्छा है, लॉर्ड कैम यानी कि ईपीसीएल से बेहतर है, लेकिन लॉर्ड कैम काफी परफॉर्म कर चुका है ऑलरेडी। तो जो भी उसमें चीज थी वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। में एक मिनट, गनी केमिकल्स है दूसरा। अगर आपका सवाल हो गया है तो मैं आपको बस देख के बता रहा हूँ, अगर कोई और सवाल नहीं है तो। सही। नहीं अच्छा, नहीं, बस यही सवाल। ठीक, थैंक यू एस के खान। अच्छा, जावेद साहब का एक और सवाल है, शुड बी बाय के एल। जी, कैल का यही है कि कैल में थोड़ा सा बेट लेना होगा आपको। लेकिन ये है कि कैल दे सकता है, अच्छा रिटर्न दे सकता है। थोड़ा सा मे बी रिस्की या थोड़ा सा बेट लेना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल सही। अच्छा, ये एक और एक सवाल अच्छा है। परफॉर्म करके दे। सही। बीबीएफएल टारगेट प्राइस। बीबीएफएल टारगेट प्राइस।
जी, BBFL की टारगेट प्राइस आपकी होनी चाहिए 50 50 रुपए तक का ही इसको होना चाहिए, और ये इतने पे ही चल रहा है। सही। तो मे बी इसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से तो अगर थोड़े नीचे रेट पे मिलता है तो तब इस पे बाइंग करनी चाहिए। सही। अच्छा, डबल जीएल के हवाले से पूछा है कि इसका व्यू बता दें, और इनकी जो बाइंग है वो 16.62 रुपीज में है। जी, आपकी आवाज डबल ब्रेक हो रही थी। जीएल, ओके, मैं सवाल रिपीट कर देती हूँ। से डबल जीएल के बारे में व्यू पूछा गया है, और जो इनकी बाइंग रेट है वो है 16.62। जी, गनी ग्लोबल होल्डिंग्स का यही है कि आई थिंक ये लोग गनी केमिकल्स को भी होल्ड करते हैं और गनी ग्लास को भी होल्ड करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये है कि फ्यूचर में चल जाएगा ये, इसको करना चाहिए परफॉर्म। अच्छा, ओके। सही। अच्छा, यहाँ पर हप्को के हवाले से सवाल आया है। दानिश ने पूछा है, हप्को प्लीज, हप्को टारगेट प्राइस वी बाय 120। आपको टारगेट प्राइस 150 to 160। ओके। सही। अच्छा, ये एक सवाल है। पीपी डेटा शोज सेलिंग ओवर पास्ट मेनी डेज, व्हाट्स द रीजन एंड व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड दैट फॉरेन इन्वेस्टर विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड बाइंग अगेन? फॉरेन इन्वेस्टर फॉरेन इन्वेस्टर्स का ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स का ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बैंक्स में से काफी हद तक एग्जिट कर दिया है, क्योंकि बैंक्स में वो लोग ऑलरेडी रिटर्न बना चुके थे। फॉरेनर्स ने बहुत पहले पोजीशंस ली थी बैंक्स के अंदर, जब स्टॉक मार्केट की एक रिकवरी की रैली हुई थी, उस टाइम पे फॉरेनर्स ने ली थी पोजीशन। उसके अलावा अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट को जो चलाया है मेनली वो ईएनपी सेक्टर ने चलाया है, OGDCL, PPL, मारी। स्पेशली मारी ने बहुत परफॉर्म किया है, उसकी वजह से मारी ने इंडेक्स में बहुत सारे पॉइंट्स ऐड किए हैं। तो जो फॉरेनर्स होते हैं, फॉरेनर्स इस टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, ये OGDCL, PPL, मारी, क्योंकि ये जो है ना वो इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट के जो उनके क्राइटेरिया या फैक्टर होते हैं उनके अगेंस्ट जाती है ये चीज। तो ऐसे स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट नहीं करते। तो सेलेक्टेड सेलेक्टेड इन्वेस्टमेंट्स होंगी फॉरेनर्स की जो इन्वेस्टमेंट आपको आएंगी नजर, वो आएंगी फूड स्टॉक्स के अंदर। वो आपको नजर आएंगी IT स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ये IT स्टॉक्स, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के जो स्टॉक्स हैं उनमें नजर आएंगी। फास्ट केबल, पाकिस्तान केबल्स, और जो है पाक इलेक्ट्रॉन, वेव्स वेव्स ऐप, वेव्स कॉरपोरेशन, इस टाइप के स्टॉक्स के अंदर आपको फॉरेनर्स की इन्वेस्टमेंट नजर आएंगी। आ, मरी ब्रूरी, कोलगेट, यूनिलीवर। सही। अच्छा, यहाँ पर सवाल है, व्हाट इज द बाइंग प्राइस ऑफ एचबीएल? HBL आप कर सकते हैं, आप इन लेवल्स पे भी कर सकते हैं बाय, जो चल रहा है करंट लेवल्स पे। ठीक है जी, वी हैव जस्ट 10 मिनट्स, तो जिस जिसके जो जो सवाल हैं वो कर लें, क्योंकि हम सिर्फ 4 मिनट तक सवाल लेंगे, उसके बाद फिर हम कल की मार्केट डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल एस खान का है, गनी केमिकल के टारगेट प्राइस प्लीज। गनी केमिकल 20 प्लस हो जाएगा, 20। सही। जी, 20 प्लस है इसकी टारगेट प्राइस। ओके। अच्छा, अब सर, ये जरा कल की मार्केट के हवाले से मैं चाहूंगी कि एक ओवरव्यू दें कि क्या देख रहे हैं कल की मार्केट को, और जो है अपकमिंग डेज में क्या मंदी रहेगी बरकरार,
क्या है, क्योंकि इस करेक्शन को काफी लोग इसको हेल्दी करेक्शन भी कह रहे हैं, तो जरा बताइए क्या सूरत हाल रहेगी। मार्केट मंडे को तो रिकवर करनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो अच्छी परफॉर्म करेगी। 1,000-1,500 पॉइंट ऊपर होनी चाहिए मार्केट मंडे को। फ्रेश बाइंग आएगी। मॉनेटरी पॉलिसी के डेट्स भी अनाउंस हो गए हैं। 27 जनवरी को अगली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है। हम्म। उसके अलावा ये कि जो अभी रिडेम्पशंस वगैरह आई थी लास्ट वीक, तो इस वीक जो है वो मे बी फ्रेश एंट्रीज भी आएंगी लोगों की लिक्विडिटी की और लोगों की इन्वेस्टमेंट की। तो सही। मेरे अच्छा। ख्याल से हाँ, हम्म। पॉजिटिव पॉजिटिव ही होनी चाहिए मंडे को मार्केट। सही। अच्छा जावेद साहब, अपना सवाल कीजिए। देखिए ये तो इंटरेक्टिव सेशन है और अच्छा लगता है अगर आप सवाल करते हैं। हाँ, अगर कोई इशू है तो फिर मैं सवाल आपका रीड कर दूं, आप वरना जो इंटरेक्टिव सेशन है आप लोग अपना सवाल कीजिए। जी जावेद साहब, अपना सवाल करें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे दोबारा मौका देने का। जी। मैं सिर्फ ये वेव्स और वेव्स ऐप बज़ाहिर अच्छे हैं, कंज्यूमर एक प्रोडक्ट्स हैं इनकी। लेकिन ये वेव्स ऐप जो है इसमें कुछ खबर भी थी, कुछ चाइना से कुछ इनकी चल रही थी वो भी कोई ऐसी आजकल ये काफी मतलब 3 रुपए तकरीबन डाउन हो चुका है, 13-14 से 10 रुपए पे तकरीबन आ चुका है। तो क्या वजह है इसकी? क्या मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से है या इसमें कोई कोई नेगेटिव ऐसी चीज है? मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें हैं, दोनों फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि वो, एक तो इनकी जो न्यूज आई थी उस पर फर्दर डेवलपमेंट इन्होंने कोई अनाउंस नहीं की। और दूसरा ये कि मार्केट ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट भी नीचे है, तो उस केस में काफी सारे स्टॉक्स नीचे आए हैं, तो साथ ये भी नीचे आए हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये वेव्स ऐप का बहुत अच्छा बाइंग लेवल है। अगर आप इस लेवल के ऊपर पोजीशन लें तो बहुत अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो अगेन मेरे ख्याल से तो ये अगेन बाइंग लेवल्स पे आ गया है। मेरे ख्याल से पहले भी बाइंग लेवल्स पे ही था, 13 रुपए पे भी ये बाइंग के लिए बुरा नहीं था, लेकिन अब तो जो है नो डाउट या नो ब्रेनर हो गया है कि इसको लेना चाहिए इन लेवल्स के ऊपर। सही। जी समीर साहब, अपना सवाल करें प्लीज। जी, ये मिजान बैंक यहाँ से कैसा लगता है? और ये डिविडेंड्स वैसे ही देता रहेगा या जो है ना डिविडेंड्स में कुछ कमी आएगी क्योंकि टैक्सेस जो इस पे लगे हैं, इस टैक्सेस के बाद क्या व्यू पॉइंट है इसका मिजान बैंक का? दूसरा सवाल, एफएफसी। एफएफसी अगेन ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका था, अब नीचे आया है, 370-380 के करीब ट्रेड हो रहा है। तो इसका क्या लगता है फ्यूचर, विल ही दे बी एबल टू पे द डिविडेंड्स दैट दे प्रॉमिस्ड या कुछ कमी आएगी इसमें? जी, थैंक यू। मीजान मीजान बैंक का ये है कि मीजान बैंक के डिविडेंड्स में जाहिर है कमी आएगी, क्योंकि इसके ऊपर एडिशनल टैक्स लग गया है। और पॉलिसी रेट नीचे जाने की वजह से सारे बैंक्स की, मीजान बैंक की और उसके अलावा बाकी सारे बैंक्स की, सबकी अर्निंग्स भी कम होंगी और टैक्स भी एक्स्ट्रा लग गया है। तो डिविडेंड तो डेफिनेटली कम होगा। तो मीजान बैंक में जो डिविडेंड कम होगा, आगे फिर अगर एफएफसी की बात करें तो एफएफसी में डिविडेंड कंटिन्यू रहेगा, कम नहीं होगा। जो एक ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा डिविडेंड का। अच्छा, इसकी प्राइस क्या हमें देखनी चाहिए एफएफसी की? आगे फर्दर इसमें कैपिटल गेन है या दिस विल बी द टॉप लेवल बेसिकली? क्या 25 दिसंबर तक क्या देखने चाहिए इसको प्राइस तक? एफएफसी की जी प्राइस हो जाएगी 450 तक होनी चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया समीर साहब। अच्छा सर, अब जो है टॉपिक, और अगर टाइम बचा तो फिर मोहम्मद नादिर का सवाल लेंगे। जी टॉपिक। जी टॉप पिक मेरी एक तो यही होगी, ये एक ऑडियंस में से हमारे हमारी जो इंटेलिजेंट ऑडियंस है उन्होंने एक आइडेंटिफाई करवा के दे दिया। एक तो वेव्स ऐप है, स्पेशली इन लेवल्स के ऊपर। एक तो वेव्स ऐप होगी, दूसरा होगी टेलीकार्ड सुपरनेट। ओके सही है, दो टॉपिक है, टॉपिक्स हैं आपकी। एक तो वेव्स ऐप और तीन तीन। तीन टॉपिक्स हैं। ओके तीन, तीसरी कौन सी है? वेव्स ऐप टेलीकार्ड्स वेव्स ऐप टेलीकार्ड सुपरनेट।
सुपर नेट, ओके ओके, सही, डन। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है। मोहम्मद नादिर साहब, आप अपना सवाल जल्दी से कर लीजिए। सर बाद रिसर्च हाउसेस ये कह रहे हैं कि बिग करेक्शन भी दरमियान में एक्सपेक्टेड है। एक्सक्यूज मी, सिर्फ मैं क्यों, ये जो थोड़ी सी दोपहर को या लोग आप स्टैंड लोग के मंच पर जाते हैं माइक और को बार बार पर फिल्मों के डायलॉग दोहराते हैं, ये तुम्हारी भी फिल्मी अदा नहीं तो और क्या है। जी सर, अपना सवाल कीजिए। हेलो। जी जी जी, जी, अपना सवाल करें। सवाल कीजिए सर मोहम्मद नादिर अभी साहब। जिस तरह से जी सर बाज रिसर्च हाउस ये कहते हैं कि बड़ी करेक्शन भी एक्सपेक्टेड है अप टू 94,000 95,000। सर आप क्या देखते हैं? कौन से रिसर्च हाउसेज ये कह रहे हैं, नाम बताएं मुझे। ऐसे सर कुछ वी ज्यादा लॉक्स यूं में है थे। लेकिन सर वी लॉक्स वालों ने कुछ डिस्कस किया था। 95.6 in LA. यार ये इनको म्यूट कर दें, ये मोहम्मद अली साहब। इनके मोहम्मद अली। नाम में मोहम्मद और अली आ रहा है, लेकिन ये इनकी हरकतें वैसी नहीं है। ग्रुप देखिए, अगर आप लोग इस तरीके से सेशन से करेंगे तो वो फिर मैं जो है हाँ। डिलीट कर दूंगी फॉर एवर के लिए। अच्छा जी जी, नादिर साहब जी, आप जल्दी सवाल से करें। अपना सवाल कीजिए प्लीज, 2 मिनट रह सर गए। कुछ सर वी लॉग्स में किसी ने जिक्र किया था किसी रिसर्च हाउस के हवाले से कि 94 95,000 तक भी करेक्शन एक्सपेक्टेड है। हाँ नहीं, ये ऐसा तो किसी रिसर्च हाउस ने नहीं बोला। ठीक सर। मैं सारे रिसर्च हाउस में सब हर किसी को जानता हूँ, किसी ने ऐसा नहीं बोला। वीलॉग वाले बंदे बोलते रहेंगे, जो वीलॉग बनाता है वो क्या उसको स्टॉक मार्केट का पता होगा? आजकल तो एक आध एक्ट्रेसेस ने भी वीलॉग बनाना शुरू कर दिए हैं स्टॉक मार्केट के, तो जाहिर है उनको तो नहीं फॉलो करना चाहिए ना। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, यहाँ पर सर आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।